स्टूडेंट्स, आज के अप्लाइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों के प्रभाव। सेकंड हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों के प्रकार। ओके, ये टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, ये हम पहले अप्लाइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि यांत्रिकी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, बलों के प्रभाव। तो बलों के कितने प्रभाव होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये हम अप्लाइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। बलों के दो प्रभाव होते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल इफेक्ट, दूसरा होता है इंटरनल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब होता है बाह्य प्रभाव, इंटरनल इफेक्ट का मतलब होता है आंतरिक प्रभाव। बाह्य प्रभाव से क्या मतलब होता है, जब हम किसी पिंड पर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से मतलब हम उसको धकेलने का प्रयास कर रहे हैं या उसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं या क्या करने का प्रयास करते हैं, हम उस पिंड की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास, अगर कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, अगर वो पिंड गति की अवस्था में है तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या तो उसकी गति स्पीड बढ़ जाएगी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्शनल इफेक्ट का मतलब हुआ पिंड की अवस्था में परिवर्तन करना। एक्शनल इफेक्ट का मतलब हुआ पिंड की अवस्था में परिवर्तन करना। तो बलों का बाह्य प्रभाव जिससे जो क्या करता है, पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है, बाह्य प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब दो तरीके से हो सकता है बच्चों। हम उसकी रैखिक गति में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, रैखिक गति यानी कि लीनियर मोशन। दूसरा हो सकता है कोणीय गति, कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन। ठीक है, रैखिक गति में परिवर्तन से क्या मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन के बारे में। ठीक है, मान लीजिए एक कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अभी ये विरामावस्था में है। ठीक है, हम इसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको गति की अवस्था में लेके आना चाहते हैं विरामावस्था से। तो ऐसा हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको खींच कर, या हम इस पर उसको पुल फोर्स लगा सकते हैं यानी कि इसको खींच सकते हैं, या हम इसको पुश फोर्स, मान लीजिए हम इसको खींचते हैं। ठीक है, किसी एंगल थीटा एंगल पे हम फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगाकर इसको खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि फोर्स एफ का मान इतना ज़्यादा है, इतना अधिक है कि ये पिंड जो है वो विरामावस्था से गति की अवस्था में आ जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो बी वेलोसिटी से इस दिशा में गति करने लगता है। ठीक है, इसका विपरीत दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है। मान लीजिए ब्लॉक है, ये इस दिशा में बी वेलोसिटी से गति कर रहा है। ठीक है, हम इसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं, तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हम फोर्स पुल फोर्स नहीं लगाएंगे, ये किस प्रकार का फोर्स है, ये पुल फोर्स है। पुल मतलब खींचना। अब हम किस प्रकार का फोर्स लगाएंगे, पुश फोर्स लगाएंगे। अब हम इसको पुश करेंगे विपरीत दिशा में। ठीक है, एफ फोर्स लगाकर। ये कैसा फोर्स है, पुश, धक्का देना, धकेलना यानी कि खींचना। तो लीनियर मोशन से मतलब क्या हुआ, लीनियर मोशन या इफेक्ट ऑफ एक्शनल इफेक्ट से लीनियर मोशन से क्या मतलब हुआ, किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करना। अगर वो विरामावस्था में है तो उसको गति की अवस्था में लाने का प्रयास करना या उसको लेके आना, या कोई पिंड पहले से गति की अवस्था में है तो उसकी स्पीड को कम करना या उसको ज़्यादा करना। ये किसकी हेल्प से कम कर सकते हैं, बल लगाकर कर सकते हैं, बलों के एक्शनल इफेक्ट की वजह से कर सकते हैं। ऐसा करने से इस पिंड के जो पार्टिकल्स हैं अंदर, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दो कणों के बीच की दूरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस पिंड के शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पिंड के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पिंड की आकृति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ेगा, इस पिंड की अवस्था पर। अगर ये पिंड विरामावस्था में है तो ये विरामावस्था में से गति की अवस्था में आ सकता है, या गति की अवस्था में है तो इसको हम गति को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, कोणीय, अगर हम एंगुलर मोशन का एग्जाम्पल लें तो एंगुलर मोशन से का अगर हम उदाहरण लें, मान लीजिए कोई एक्सिस है, ये कोई अक्ष है, यहाँ पे कोई पिंड है, मान लीजिए ये कोई किवाड़ है, कोई डोर है। ठीक है, इससे एक्सिस से हम डी दूरी पे, डी डिस्टेंस पे
क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, दैट फोर्स इज एफ, ठीक है। तो कितना मूवमेंट लग रहा है बच्चों यहाँ पे, बलागुड़ कितना लग रहा है, एम इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। एक्सिस से और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी डी, तो एफ इंटू डी क्या कहलाता है, बलागुड़ कहलाता है। तो ये बलागुड़ लगाने से, ये फोर्स लगाने से हम क्या कर रहे हैं, हम अगर मान लीजिए अगर ये डोर पहले से स्थिर अवस्था में है तो ये गति की अवस्था में आ जाएगी, या अगर पहले से गति की अवस्था में है तो इसकी गति की अवस्था बढ़ सकती है, इसकी स्पीड बढ़ सकती है, इसकी कोणीय स्पीड कम हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या प्रभाव हुआ, ये बल का बाह्य प्रभाव हुआ, ठीक है। कोणीय अवस्था में परिवर्तन करना या करने का प्रयास करना, या कोणीय गति को बढ़ाना या कोणीय गति को कम करना। ऐसा करने से इस किवाड़ के कड़ों के बीच की दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके कड़ों के बीच की दूरी उतनी ही रहेगी, इसमें कोई विरूपण नहीं आएगा, कोई विकृति नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रभाव क्या होता है बलों का, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल इफेक्ट। इंटरनल इफेक्ट यानी कि आंतरिक प्रभाव। आंतरिक प्रभाव से क्या मतलब होता है, जब हम पिंडों पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से क्या होता है, कण के बीच की दूरियां को हम बदलने का प्रयास करते हैं या उसमें विकृति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल इफेक्ट से मतलब होता है कणों के पिंड के कणों के बीच की दूरियों को बदलना अथवा बदलने का प्रयास करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ विरूपण उत्पन्न करना। क्या करना, विरूपण, विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन, पिंड में डिफॉर्मेशन उत्पन्न करना, ये हम कह सकते हैं विकृति उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई स्पेसिमेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, हम इसको दोनों तरफ एफ फोर्स लगा के खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे जैसे हम फोर्स एफ का मान बढ़ाते चले जाएंगे, ये जो पिंड है इसकी लंबाई, इनिशियल लेंथ इसकी एल है, एफ फोर्स एफ लगाने से क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होने लगेगी, डेल्टा एल, ठीक है। लंबाई में वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, अब पिंड के कणों के, दो कणों के बीच की दूरी जो है वो परिवर्तित हो गई होगी, बढ़ गई होगी या बदल गई होगी, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, पिंड का साइज में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा, कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। आकार में परिवर्तन होगा, आकार यानी कि आकृति, उसके शेप में परिवर्तन होगा, विरूपण या विकृति उत्पन्न होगी, विरूपण या विकृति उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये बलों का इंटरनल इफेक्ट हुआ, आंतरिक प्रभाव। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी क्या होगा, इसके अंदर प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, आंतरिक प्रतिक्रिया बल इस पिंड के अंदर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल इफेक्ट हुआ, किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट पिंड को डिफॉर्म करना या उसको डिफॉर्म करने का प्रयास करना, ठीक है। एक्शनल इफेक्ट, उसकी गति की अवस्था या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों के प्रभाव, ठीक है। बलों के प्रकार, तो बलों को हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड। तो पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड, इसको हम हिंदी में कहते हैं बिंदु बल या संकेंद्रित बल। बिंदु बल से क्या मतलब होता है, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की लंबाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उस पर हम किसी पॉइंट पे कोई फोर्स लगाते हैं या कोई भार लगाने का प्रयास करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, बिंदु बल कहते हैं या संकेंद्रित बल कहते हैं। मान लीजिए ये कोई बीम है,
ये कोई पिलर, ये कोई बीम है, ठीक है। ये दो पिलर्स के ऊपर रखी हुई है, दो सपोर्ट्स के ऊपर टिकी है, ठीक। इस बीम की लंबाई है L, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बीम के किसी छोटे से भाग पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, W नीचे की तरफ, ठीक है, दैट इज सपोज W1। ओके, तो ये फोर्स क्या कहलाता है? ये इस बड़ी सी जो बीम है इसकी लंबाई L है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके तुलना में जो फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है, जिस बीम की जितनी लंबाई पे लगता है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसे हम मान सकते हैं कि ये फोर्स है किसी एक बिंदु पे लग रहा है, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? बिंदु फोर्स कहते हैं। मान लीजिए इस बीम की लंबाई के एक छोटे से भाग पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, दैट इज W2। ओके, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? बिंदु बल कहलाएगा, या संकेंद्रित बल कहलाएगा, या पॉइंट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, वह बल या भार जो वस्तु के किसी बिंदु विशेष पर संकेंद्रित या कार्यरत माना जा सके। वह बल या भार जिसको किसी वस्तु के किसी बिंदु विशेष पर संकेंद्रित या कार्यरत माना जा सके, क्या कहलाता है? बिंदु बल कहलाता है। बेसिकली कोई भी फोर्स जो होता है, कोई भी बल जो होता है, वो बिंदु बल नहीं होता है, लेकिन हम उसको बिंदु बल मान सकते हैं उस वस्तु की लंबाई की तुलना में। ओके, यहाँ पे जो बिंदु बल होते हैं, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड फोर्स होता है, इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि W, F, P, ठीक है, कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, नॉर्मली हम इसको न्यूटन, किलो न्यूटन, किलोग्राम फोर्स में निरूपित करते हैं, या टन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स यानी कि एक समान वितरित बल, ठीक है। जैसे ये कोई सरल आलंबित धरन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके। ये सपोर्ट्स पे टिकी हुई है, ये दो सपोर्ट्स पे टिकी है। इस बीम की लंबाई है L, ओके। अब इस बीम का जो भार होगा, जो इसका वेट होगा, वो इस पूरी लंबाई पर समवितरित होगा। या हम इस बीम के ऊपर किसी कोई कंक्रीट का कोई स्लैब डालते हैं, ठीक है, तो वो जिसका जो वेट होगा वो उस पूरी लंबाई के ऊपर समवितरित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के भार को जो किसी बीम या किसी वस्तु के ऊपर समवितरित होता है, पूर्णतः वितरित होता है, क्या कहलाता है? समवितरित बल कहलाता है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भार कहलाता है, ठीक है। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, वह बल या भार जो किसी वस्तु के किसी भाग की किसी वस्तु की कुछ अथवा संपूर्ण लंबाई पर कार्य करता है, कार्यरत है, क्या कहलाता है? एक समान वितरित भार कहलाता है। एक समान वितरित भार कहलाता है। यह एक समान वितरित बल कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक बीम है, बीम की लंबाई L है, इसके ऊपर जो भार है वो इस पूरी बीम के ऊपर एक समान वितरित है, एक समान रूप से वितरित किया गया है,
ठीक है, क्या कहलाएगा, संवितरित भार कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी लंबाई पर ही हमने उस भार को अप्लाई किया है, उस लोड को अप्लाई ही किया है। ऐसा भी हो सकता है कि उस बीम के या उस वस्तु के या उस पिंड के कि कुछ लंबाई पे एक समान वितरित भार लग रहा हो। ठीक है, ये भी एक समान वितरित भार कहलाएगा फॉर दिस लेंथ। ओके, अगर हम निरूपण की बात करें तो इसको जनरली हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w या ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो यूनिट होती है, इसे हम प्रति एकांक लंबाई के रूप में निरूपित करते हैं, जैसे न्यूटन प्रति मीटर या किलो न्यूटन प्रति मीटर या किलोग्राम फोर्स प्रति मीटर। ओके, तो प्रति एकांक लंबाई के रूप में इसको निरूपित किया जाता है W न्यूटन प्रति मीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स की। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, एक्टिव यानी कि क्रियाबल, रिएक्टिव यानी कि प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ये कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, या सपोज बॉल रखी है, इस टेबल के ऊपर कोई बॉल रखी है। ओके, इस बॉल का भार W जो है वो टेबल पे क्या लगाएगा, क्रिया बल लगाएगा, और जो टेबल है वो इस बॉल पे क्या लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी ऊपर की तरफ। तो क्रिया बल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया या किसी पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, क्रिया बल कहलाता है। दिस इज एक्टिव फोर्स, एक्टिव फोर्स या क्रिया बल। ठीक है, और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया बल कहलाता है। दिस इज प्रतिक्रिया बल। ओके, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा जो होती है वो विपरीत होती हैं और ये विपरीत वस्तुओं पे लगते हैं। नेक्स्ट, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। टेंसाइल फोर्स से मतलब क्या होता है, तनाव बल। वह बल जो क्या करता है, किसी वस्तु के या किसी पिंड के आंतरिक कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर ये दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो ऐसा बल क्या कहलाएगा, तनाव बल कहलाएगा। और ऐसा बल जो क्या करेगा, किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वो बल क्या कहलाता है, कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है, या फिर प्रतिक्रिया संपीड़न बल कहलाता है। ठीक है, तो डेल्टा एल को कम करेगा, कम करेगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एल लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।